हाय। अब हम डिस्कस करें लेटेस्ट सी बुक के चैप्टर नंबर 22 के अंदर, जिसका नाम है मिसलेनियस फीचर्स। मिसलेनियस फीचर्स मतलब कि जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 21 तक जो हमने स्टडी करी है उसमें से अगर कुछ छूट गया है, कोई ऐसा फीचर है जिसको हमें डिस्कशन करना है, तो वो सब हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो इस चैप्टर के मिसलेनियस फीचर्स के ऊपर डिस्कशन करने से पहले अभी तक हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 21 तक को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फीचर्स के ऊपर या लेटेस्ट की क्या क्या चीजें हमने सोल्व कर ली है। तो सबसे पहले आता है चैप्टर नंबर 1, गेटिंग स्टार्टेड विद द रूल्स ऑफ सी प्रोग्राम, जिसके अंदर कि हमने देखा था कि फर्स्ट सी प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेन फंक्शन कैसे डिफाइन होता है और किस तरीके से हम इनपुट लेकर के आउटपुट ले सकते हैं। नॉर्मल एक प्रोग्राम था जिसके अंदर कि हमने सी लैंग्वेज के रूल्स को डिफाइन करा, सी लैंग्वेज के रूल्स को जाना था। चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर बोला सी इंस्ट्रक्शन की टाइप डिक्लेरेशन, मतलब कि वेरिएबल किस तरीके से हम डिक्लेयर करते हैं, किस तरीके से हम ऑपरेटर्स को यूज करते हैं, किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस का इनपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कैसे आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ये सब हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी कर लिया। अब आता है चैप्टर नंबर 3। जब हम प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमने ये देख लिया कैसे इनपुट लेते हैं, कैसे आउटपुट लेते हैं। तो केवल इनपुट और आउटपुट इन दोनों के बीच में प्रोसेसिंग का काम होता है कि हाँ भाई जो इनपुट लिया है उसको प्रोसेस डेटा करना है और आउटपुट हमें शो करना है। तो इसको शो करने के लिए हमारे पास में कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं प्रोग्रामिंग के टाइम पे कि जो डेटा आ रहा है, जिस तरह का डेटा आ रहा है, तो उसका अकॉर्डिंग आउटपुट कैसा जाएगा। तो वो सब हमने डिस्कशन करा चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जिसका कि नाम था डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। और उसके अंदर भी हमने केवल डिस्कशन करा इफ का, इफ एल्स का और नेस्टेड इफ एल्स का। नेस्टेड इफ एल्स मतलब इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स, मतलब एक हायरार्की को कैसे मैनेज करते हैं, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब कई बार ऐसे डिसीजन आते हैं हमारे पास जो कि इफ एल्स से जब हम काम कर रहे हो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है सिचुएशन कि उसको कैसे हैंडल करें। तो उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने डिस्कस करा मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर लिया। लेस देन, ग्रेटर देन, इस तरह के लॉजिकल के मतलब कि एंड है और है, इस तरीके के ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर। इफ एल्स का डायरेक्ट जैसे इफ लिखते हैं और एल्स लिखते हैं, जो इतने सारे 3-4 स्टेटमेंट होते हैं उनको केवल सिंगल स्टेटमेंट के थ्रू कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो हमने टर्नरी कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर देख लिया। चैप्टर नंबर 5 के अंदर आता है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को हमें बार बार रिपीट करना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है उसी जगह पे, ना कि दूसरी जगह पे। मतलब कि कंटिन्यूस जब प्रोग्राम का फ्लो चल रहा है उसी फ्लो के अंदर मान लीजिए कि उसी 5 स्टेटमेंट ऐसे लगे हुए जिनको कि हमें 15 टाइम्स रिपीट करना है, तो या तो हम उनको जो 5 स्टेटमेंट को 15 टाइम्स सेपरेटली लिखें, या फिर उनको कुछ ऐसा प्रोसेस हो हमें कि लूप के थ्रू कंट्रोल कर दें, मतलब बार बार खुद ही उसको कॉल कर लें। तो ये आता है लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के अंदर। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने बेसिक जो लूप होता है व्हाइल लूप के अंदर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का डिस्कशन करा। अब लूप कंट्रोल के ऊपर हमारे पास में 3 लूप्स होते हैं, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप। व्हाइल लूप का डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 5 में कर लिया। चैप्टर नंबर 6 जिसका कि नाम था मोर कॉम्प्लेक्स रिपीटेशंस, उसके अंदर हमने फॉर लूप देखा, डू व्हाइल लूप देखा, नेस्टेड लूप देखा, और लूप्स के अंदर से कैसे कंटिन्यूअसली स्टेटमेंट को कंटिन्यू रन कराते रहते हैं, या फिर किसी लूप से बाहर निकलना तो कैसे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर स्पेशली हमने कंटिन्यू ब्रेक, दो कीवर्ड होते हैं, उनका यूज कैसे कर सकते हैं, उनका केस स्टडी करा। उसके बाद होता है चैप्टर नंबर 7, जैसे कि डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन और मोर कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग के अंदर हमारे पास इफ एल्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करा था। उन्हीं सबका अल्टरनेट होता है, या फिर हमारे पास में मल्टीपल चॉइसेस जब अवेलेबल होते हैं, उन चॉइस में केवल एक चॉइस को चूज करना होता है, तो वहां पे हम यूज करते हैं केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को, जिसके अंदर कि हम कीवर्ड यूज करते हैं स्विच केस एंड डिफॉल्ट। स्विच केस डिफॉल्ट उसी तरीके से काम करता है जैसे कि हमारे पास में लाइट बोर्ड के अंदर जब भी हमारे पास मान लीजिए स्विच बोर्ड होता है, उसके अंदर 10 स्विच लगे हुए हैं, तो जब हमें जिस भी लाइट को ऑन करना होता है उसी स्विच को प्रेस करते हैं, बाकी सब चीजें वहां से डिस्कार्ड हो जाती है, केवल जिस स्विच को ऑन करा है वही लाइट काम करेगी। तो ऐसा काम करता है केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। अब जैसे कि लूप कंट्रोल के अंदर हमने डिस्कशन करा कि पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक को उसी जगह पे प्रोग्रामिंग के कंटिन्यूअस फ्लो के अंदर हमें बार बार रिपीट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास में लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। डिसीजन लेने के लिए डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हमारे प्रोग्रामिंग करते टाइम पे कि जो पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक है तो हमारे प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है उसकी, जैसे कि मान लीजिए कि कंटिन्यूअस फ्लो चल रहा है, वहां पे यूज हुआ, फिर कुछ काम हो गया, उसके बाद वापस उसको रिक्वायरमेंट हो गया, फिर वापस हो गया, तो या तो हम उनको बार बार से वहां पे कॉल करें, मतलब राइट करें कि स्टेटमेंट ऐसे होना है, या फिर हम उन पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक के अलग से सेपरेट नाम दे दें और उसको फिर वहां पे केवल हम कॉल करें। तो ये जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं फंक्शन। तो फंक्शंस क्यों होते हैं, कैसे यूज करते हैं, फंक्शंस के अंदर डेटा कैसे पास करते हैं, ये सब कुछ डिस्कशन हमने चैप्टर नंबर 8 के अंदर कर लिया। अब आता है चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है पॉइंटर। जैसे फंक्शंस के अंदर हम डेटा को पास करते हैं फंक्शन के अंदर कि किस तरीके से कॉल कर रहे हैं, उसी तरीके से फंक्शंस के अंदर
डेटा को पास करना है, मतलब कि कॉल बाय एड्रेस और कॉल बाय वैल्यू, मतलब कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, ये सब कुछ हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर स्टडी करा। क्यों? क्योंकि उस चैप्टर नंबर 9 के अंदर हमने पॉइंटर्स के ऊपर डिस्कशन करा। पॉइंटर्स क्या होते हैं? जो भी वेरिएबल है, जो कुछ भी है, उसका पॉइंटर्स होता है, जो उसके पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस के ऊपर पॉइंट आउट करता है। पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस के ऊपर ही आप काम कर रहे होते हैं। तो सी लैंग्वेज की सबसे बड़ा जो फीचर है कि आप मेमोरी मैनेजमेंट खुद से करते हैं, वो करते हैं किसके थ्रू है? पॉइंटर्स के थ्रू। तो पॉइंटर्स कैसे होते हैं, पॉइंटर्स को यूज कैसे करते हैं, पॉइंटर्स के थ्रू किस तरीके से हम हमारी कैलकुलेशंस करते हैं, पॉइंटर्स के थ्रू कैसे एक फंक्शन जो होता है केवल सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, उसके थ्रू मल्टीपल वैल्यू को किस तरीके से रिटर्न करवा सकते हैं, ये सब हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर स्टडी करा। अब आता है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है रिकर्जन। रिकर्जन मतलब कि खुद ही खुद को कॉल करना। जैसे फोर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है, उसका हर स्टेटमेंट जैसे जैसे एग्जीक्यूट होता है, हर एक स्टेप के साथ में वो अपने एंड की तरफ बढ़ रहा होता है कि उसका लूप का कंटिन्यूस जो कंटिन्यू प्रोसेस था वो एंड होने वाला है, उसकी स्टेप कम होती हुई चली जाती है। उसी तरीके से जब एक फंक्शन खुद ही खुद को कॉल करता है, जैसे जस्ट लाइक लूप की तरह, और उसका हर स्टेप मतलब एक बार जैसे इटरेशन कंप्लीट होगा तो वो अपने एंड की तरफ बढ़ रहा होगा। अगर एंड की तरफ नहीं बढ़ रहा है तो मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है पूरा का पूरा डेडलॉक के अंदर फंसने वाला है, क्योंकि जो कंडीशन लूप्स की होती है वही कंडीशन रिकर्जन की होती है, कि हमेशा हर स्टेप जैसे एग्जीक्यूट होगी, हर इटरेशन के बाद में वो अपने एंड की तरफ बढ़ता हो जाएगा। तो रिकर्जन कुछ नहीं, फंक्शन ही होते हैं, लेकिन वो फंक्शन जो खुद ही खुद को कॉल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो डेटा उसके अंदर खुद ही पास होता है और उसके अंदर अपने आप कैलकुलेशंस होती रहती हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 11। जैसे चैप्टर नंबर 1 एंड 2 के अंदर में ये देखा कि रूल्स ऑफ सी प्रोग्राम एंड कैसे कि डेटा मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे उनका यूज करते हैं। तो उसी तरीके से केवल डेटा टाइप के साथ वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो केवल उसमें डेटा टाइप और उसका नाम ही नहीं होता, उसके साथ में एक और क्लास होती है, स्टोरेज क्लास। तब जाके वेरिएबल कंप्लीट होता है। जो स्टोरेज क्लास ये बताती है कि वो पर्टिकुलर जो वेरिएबल है वो स्टोर कहाँ पर होगा, मेमोरी के अंदर, रजिस्टर के अंदर होगा, स्टैटिक होगा, डायनामिक होगा, कैसे क्या होगा। ये सब कुछ चीजें हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर स्टडी करा। उसके साथ में जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 10 तक हमने केवल ये देखा कि इंट, फ्लोट एंड कैरेक्टर 3 तरह के डेटा टाइप होते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा डेटा स्टोर करना है जो कि इंटीजर की वैल्यू से बाहर है, इंटीजर की रेंज से बाहर है, तो उसको कैसे मैनेज करें। या फिर कोई ऐसा डेटा जो इंटीजर टाइप का तो है लेकिन उसके जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है वो 2 बाइट की नहीं है, 1 बाइट में काम हो जाएगा, तो उसके लिए क्या करें। ये सब कुछ हमने चैप्टर नंबर 11 के अंदर स्टडी करा। अब उसके बाद होता है चैप्टर नंबर 12, जैसे कि डेटा टाइप से लेकर के पूरा प्रोग्राम को कंप्लीट कैसे करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर 11 तक डिस्कशन कर चुके हैं। तो अब प्रोग्राम का फ्लो होता कैसे है, हमने प्रोग्राम के अंदर फंक्शंस भी लिख दिए, लूप्स भी लिख दिए, कुछ हेडर फाइल्स होती हैं वो भी इंक्लूड कर दी, ये सब चीजें हमने कर दी। लेकिन उनका एक्चुअली में यूज किस तरीके से होता है, कैसे क्या काम होता है, तो वो हमने चेक करा था चैप्टर नंबर 12 के अंदर, जिसका कि नाम था द सी प्री प्रोसेसर। जिसके अंदर हमने ये देखा कि मैक्रोज कैसे होते हैं, हेडर फाइल्स कैसे होती हैं, वो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है, जो हेडर फाइल को हमने इंक्लूड करा है वो हेडर फाइल का एक्सपेंशन कैसे होता है, जो हमने शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैक्रो डिफाइन कर रखे हैं उनका एक्सपेंशन कैसे होता है, जो फंक्शंस हमने यूज करें उन फंक्शंस का एक्सपेंशन कैसे होता है, या उसके अंदर वेरिएबल जो पास करना है उसका डेटा का फ्लो कैसे होता है, ये सब कुछ हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिस्कशन करा। अब ये चैप्टर नंबर 1 से लेकर 12 तक सी का मतलब बेसिक प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में हमारे पास में आता है कि कोई नॉर्मल जैसे डेटा टाइप हमारा इंटीजर है, कैरेक्टर है या फिर फ्लोट है। अगर हमें मान लीजिए कि 100 इंटीजर्स को सेव करना है, 100 इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करना, तो कैसे करेंगे। 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करना और उनको यूज करना एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क हो जाता है। तो इस तरीके से प्रोग्रामर के लिए जितने भी कॉम्प्लिकेटेड टास्क होती हैं उन सबको सोल्व करने के लिए हम चैप्टर नंबर 13 से आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए चैप्टर नंबर 13 है एरे, जो कि एक डेटा टाइप भी होता है, मतलब डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मल्टीपल वेरिएबल स्टोर करके रखता है सिंगल डेटा टाइप के। मतलब इंटीजर टाइप के अगर आपको 100 वेरिएबल स्टोर करने हैं, यूज करने हैं, तो आप उनको एरे के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। तो एरे क्या होता है, एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर सिमिलर टाइप के डेटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि एरे की लेंथ होती है, उसका डेटा टाइप डिफाइन होता है। एरे कैसा भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है। एरे 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है। 2D मतलब जैसे चैप्टर नंबर 14 के अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे, जैसे आपको मान लीजिए मैट्रिक्स टाइप के डेटा को सोल्व करना है, तो मैट्रिक्स टाइप के अंदर क्या होता है, रोज भी होते हैं, कॉलम्स भी होते हैं। तो मतलब कि 2 डायमेंशनल होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी चल और वाई एक्सिस के ऊपर भी हो चलता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हमारे पास में 2D एरे था, जिसको मैंने बोला मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस के ऊपर काम करना है तो उसके लिए हमारे पास 3D एरे होगा। तो एरे का ही अल्टरनेट था, मतलब एरे का एक्सटेंशन होता है मल्टी डायमेंशनल एरे के, 2D एरे, 3D एरे। अब एरे का किसी भी लेवल पर आप जा सकते हो सी लैंग्वेज के अंदर, लेकिन मोस्टली हम यूज करते हैं केवल 2D एरे को, क्योंकि 3D एरे के बाद में आपके पास उसको हैंडल करने प्रोग्रामर के लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन बन जाती है।
अब जैसे नॉर्मली एरे की हम बात करते हैं तो कैरेक्टर एरे हो सकता है, इंटीजर एरे हो सकता है, फ्लोट एरे हो सकता है। अब उसी तरीके से जैसे हम मान लीजिए कि कैरेक्टर एरे की हम बात कर रहे हैं, तो उसी तरीके से हमारे पास में स्ट्रिंग्स भी आती हैं। भाई जब भी हम काम करेंगे तो केवल हम ए बी सी डी ऐसा तो लिखेंगे नहीं कि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर लिख रहे हैं, तो कुछ सेंटेंसेस भी लिखे जाएंगे, कुछ स्ट्रिंग्स भी होंगी। तो इस तरह के डेटा को कैसे मैनिपुलेट करें, तो जो कैरेक्टर ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स होता है उसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग। तो एरे ऑफ कैरेक्टर मतलब कि स्ट्रिंग हो गया। तो मल्टीपल स्ट्रिंग को हैंडलिंग करने के लिए क्या होगा, एरे ऑफ स्ट्रिंग होगा। तो क्या होगा, 2D एरे हो जाएगा। तो जैसे 2D इंटीजर और फ्लोट के अंदर 2D एरे मैट्रिक्स टाइप का काम करता है, तो उसी तरीके से मल्टीपल स्ट्रिंग्स को हैंडल करने के लिए 2D एरे काम आता है हमारे पास में कैरेक्टर टाइप का। तो चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमने स्टडी करा कि स्ट्रिंग्स क्या होती है, स्ट्रिंग्स के ऊपर मैनिपुलेशंस कैसे होते हैं, मल्टीपल स्ट्रिंग्स के ऊपर मैनिपुलेशन कैसे होते हैं, वो चैप्टर नंबर 16 के अंदर देखा। अब स्ट्रिंग के मैनिपुलेशन में क्या होता है, एक स्ट्रिंग आ गई, एक स्ट्रिंग को वेरिएबल से कॉपी करके दूसरे के अंदर पेस्ट कैसे करना है, उस स्ट्रिंग में से कुछ पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग निकालनी तो कैसे निकालनी है, दो स्ट्रिंग को अटैच करना तो कैसे करना है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी तो कैसे निकालनी, ये सब कुछ एक हेडर फाइल होती है स्ट्रिंग डॉट उसके अंदर डिफाइन होता है, उसी के अंदर सारा कुछ काम चलो। तो चैप्टर नंबर 15 एंड 16 स्ट्रिंग को अटैच किया आसपास में घूमते हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 17 जिसके अंदर की स्ट्रक्चर है। जैसे एरे हो गया कि नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि सिमिलर टाइप के डेटा को स्टोर करके रखता है, सिमिलर टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को होल्ड करके रखता है। उसी तरीके से अगर हमें ये चाहिए, जैसे मान लीजिए इंटीजर टाइप के डेटा से काम करना होता तो वो हमारे पास में एरे हो गया। 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने कैरेक्टर टाइप के, तो वो भी एरे से हो गया। लेकिन ऐसा हो गया हमें स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेज करना है जिसके अंदर इंटीजर टाइप का डेटा भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, स्ट्रिंग्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास में डेटा स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर, जो कि यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। यूजर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करता है कि वो स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करेगा, उसका कोई भी प्री डिफाइंड नहीं होता। स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके साथ में हम बता देते हैं कि किसकी कितने तरह के वेरिएबल्स होंगे, किस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर होगा, मल्टीपल कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। ये सब कुछ हमने स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी करा। स्ट्रक्चर का यूज होता है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। अब सब कुछ देख लिया कि डेटा स्ट्रक्चर के यूजर डिफाइंड डेटा टाइप कैसे बनते हैं, एक्चुअल डेटा टाइप कैसे होता है, उनका यूज कैसे करते हैं। तो अब हमारे पास में आता है कि इनपुट एंड आउटपुट कैसे करना है। कंसोल के ऊपर इनपुट आउटपुट मतलब कि जो हमारे पास में कीबोर्ड से तो इनपुट करना है, और हमारे पास विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो है उसके ऊपर हमें डिस्प्ले देना है। ये हो जाता है कंसोल इनपुट आउटपुट। अब वीडियो की तरह भी हमारे पास में कंप्यूटर का मॉनिटर काम कर रहा होता है, और इनपुट के लिए हमारे पास में कीबोर्ड होता है और माउस होता है। तो जो कीबोर्ड के थ्रू इनपुट कैसे करना है, और हमारे पास में वीडियो आती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, उसके ऊपर डिस्प्ले कैसे देना है, ये सब कुछ हमने डिस्कशन कर लिया चैप्टर नंबर 18 के अंदर। लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो एक्चुअल वर्ड में जब हम भी जाएंगे तो कंसोल इनपुट एंड आउटपुट से तो काम होगा नहीं, क्योंकि कंसोल इनपुट एंड आउटपुट का मेन ड्रॉबैक क्या है कि वो कीबोर्ड से इनपुट करा और कंसोल के ऊपर हमारा आउटपुट खत्म हो गया। अब जैसे हमने प्रोग्राम को क्लोज करा तो हम जो भी मैनिपुलेशन करते हैं वो सारी सारी खत्म हो गई। तो ये जितना भी मैनिपुलेशन करा डेटा के अंदर, जो भी इंसर्शन करा और आउटपुट देखा हमने, उसको अगर कहीं स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं फाइल्स का यूज करना पड़ेगा। अगर फाइल्स का यूज करना है तो फाइल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, फाइल के डेटा को कैसे रिट्रीव करते हैं, ये सबको डिस्कशन करना पड़ेगा। तो ये हमने चैप्टर नंबर 19 के अंदर देखा किस तरीके से फाइल के अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं, किस तरीके से फाइल के डेटा को हम रीड करते हैं। अब चैप्टर नंबर 20 था कि जो कंसोल इनपुट आउटपुट और फाइल इनपुट आउटपुट सेपरेटली काम नहीं करते, अगर दोनों को कंबाइंड करके काम करना हो हमें तो वो करते हैं चैप्टर नंबर 20 के अंदर, जिसको मैंने बोला मोर इश्यूज इनपुट एंड आउटपुट। इसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने तो प्रोग्राम तो लिखा कंसोल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, लेकिन अगर आपको ऐसा यूज करना है कि फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करना है, कि फाइल से डेटा को इनपुट लेना, तो वो कैसे करते हैं। या फिर फाइल इनपुट आउटपुट का काम था, लेकिन आपको कंसोल से इनपुट लेना, उसके ऊपर डिस्प्ले करवाना है, एक दूसरे को कंबाइन करके कैसे यूज करते हैं, तो वो हमने चेक करा था चैप्टर नंबर 20 के अंदर। अब आ जाता है चैप्टर नंबर 21 जिसका नाम है ऑपरेशन ऑन बिट्स। जैसा कि हमको सबको पता है कंप्यूटर समझता है केवल 0 एंड 1 की लैंग्वेज, उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है 0 एंड 1 के अंदर होता है। और 0 एंड 1 क्या होता है, बिट ही होती है। बिट की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, केवल 0 हो सकती है या 1 होती है। तो मतलब कि कंप्यूटर के अंदर जब भी ऑपरेशंस होते हैं वो सारे के सारे काम बिट लेवल के ऊपर ही होते हैं, बिट्स के ऊपर ही ऑपरेशंस होते हैं। तो बिट्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करे जाते हैं वो सारा कुछ हमने चैप्टर नंबर 21 के अंदर डिस्कशन करा। चैप्टर बिट्स के ऊपर ऑपरेटर कौन कौन से होता है, लेफ्ट शिफ्ट कैसे होता है, राइट शिफ्ट कैसे होता है, एंड बिट वाइज एंड किस तरीके से काम करता है, बिट वाइज और कैसे काम करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बिट्स कैसे होती है,
बिटवाइज एक्स और कैसे काम करता है, ये चैप्टर नंबर 20 के अंदर सब कुछ हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब आता है चैप्टर नंबर 22 की, जो जितने भी हमने फीचर डिस्कशन कर लिए, कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग स्टडी कर ली, लेकिन फिर भी कुछ फीचर्स ऐसे बच गए हैं जो कि हमने 21 तक जो बचे हैं उनके अल्टरनेट भी हो सकते हैं कि उनको उस तरीके से ना करके किसी दूसरे तरीके से हम यूज कर सकते हैं। ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 22 के अंदर। अब चैप्टर नंबर 22 के अंदर क्या है, मिसलेनियस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एन्यूमरेटेड डेटा टाइप। उसके बाद चेक करेंगे द टाइप डेप कीवर्ड कैसे काम करता है, टाइप कास्टिंग कैसे होती है, बिट फील्ड कैसे होता है, फंक्शन पॉइंटर्स कैसे होते हैं, फंक्शन विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कैसे होते हैं, यूनियंस क्या होते हैं। ये सारे फीचर्स हैं जो कि हम चैप्टर नंबर 22 के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे एन्यूमरेटेड डेटा टाइप कैसे काम करते हैं। ओके, थैंक यू।